हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो लास्ट क्लास में हमने वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और केंद्र से x दूरी पर इसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ठीक है ना। उसके लिए हमने b निकाला था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ये हम निकाल चुके थे। इस तरह से हम ये फॉर्मूला निकल के आया था। सबसे पहले इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाएंगे, इसमें देखो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि म्यू नॉट आई और आर अक्ष पर केंद्र से दूरी मतलब x को बढ़ाएंगे तो उसकी त्रिज्या तो नहीं रहेगी, तो यहाँ पर केवल x को बढ़ाना है। अक्ष पर अगर हम चल रहे हैं तो x का मान बढ़ रहा है और केंद्र की तरफ आ रहे हैं तो x का मान घट रहा है, मतलब x परिवर्ती है, बाकी सब क्या है, नियत है। मान लेते हैं अगर ये कोई वृत्ताकार लूप है, उसके केंद्र पर हम यहाँ इस तरह से चल रहे हैं या इधर आ रहे हैं, इन बिंदुओं की बात करें तो इन बिंदुओं के लिए केवल x की वैल्यू क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। इस बिंदु के लिए कम हो जाएगी, इस बिंदु के लिए बढ़ जाएगी। ठीक है। जब x का मान 0 कर देते हैं तो मैक्सिमम मान निकल के आता है, अधिकतम मान निकल के आता है। तो केंद्र पर वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। जैसे x का मान बढ़ता जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाता है। x का मान बढ़ेगा तो b का मान घटेगा, x मान बढ़ेगा तो b का मान घटता जाएगा। जब x का मान अनंत कर दें तो एक बटे अनंत कितना, 0 हो जाएगा, तो b का मान कितना हो जाएगा, 0। मतलब इस धारावाही वृत्ताकार लूप से अनंत दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना, 0 निकल के। ठीक है। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हम बना रहे हैं किसके बीच में, x और किसमें, चुंबकीय क्षेत्र b के बीच। तो देखो ग्राफ इसका केंद्र पर ये x का मान 0 यहाँ पर, या इस तरह से हम वृत्ताकार कुंडली बना लेते हैं। तो इस बिंदु पर देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 0 है। सॉरी हाँ, x का मान 0 है और x का मान जब 0 है तो चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा, यहाँ पर मान लेते हैं। इसके बाद x का मान बढ़ता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा। x का मान बढ़ता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा। x का मान बढ़ता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा। एक पॉइंट आएगा, इसके बाद ये कर्व ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। पहले तो देखो इस तरह से चल रहा था, इस तरह से, और इस बिंदु के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु। ठीक है ना। यहां पे भी देखेंगे ये बिंदु निकल के आता है कितना, x बराबर r/2 पर। ऐसे अगर इधर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा और यहां से ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा और x जब अनंत हो जाएगा तब b का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे जाता जाएगा, कब, अनंत पर जाके इसका मान कितना, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर इस बिंदु पर देखें तो ये क्या है, x बराबर -r/। इस बिंदु पर वक्रता परिवर्तित हो रही है। इस बिंदु पर क्या हो रहा है, वक्रता परिवर्तित हो रही है। पहले वक्र कुछ इस टाइप का था, अब ऐसे हो रहा है। पहले वक्र क्या था, इस टाइप का था, वक्रता इधर दिशा में आएगी, इस दिशा में मुड़ रहा था, अब ऐसे मुड़ रहा है, इस दिशा में। तो इस बिंदु पर क्या हो गया, वक्रता परिवर्तित हो रही है। ऐसे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। और ये बिंदु कितने आते हैं, x बराबर r/2 पर या x बराबर -r/2 पर। ये कितना p और ये भी p1, इसको क्या मान लेते हैं, p2। क्योंकि देखो अगर इस वृत्ताकार की अगर हम बात करेंगे, इसमें धारा इस तरह से अगर I प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, इस तरह से, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी। अगर ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है तो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, इधर देखेंगे तो। लेकिन इसके लिए देखेंगे, इधर के लिए देखेंगे तो धारा देखो ऐसे प्रवाहित हो रही है। अब देखो ध्यान से देखना, अगर धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, मैं इधर से देखूंगा तो इधर दिखाई देगा मुझे धारा, लेकिन ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है और मैं इधर से देखूंगा तो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र इधर है। तो ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है तो यहां और यहां दोनों बिंदुओं पर चुंबकीय दिशा इधर इस दिशा में है। तो इस दिशा के लिए देखेंगे तो यहां पर भी
चुंबकीय क्षेत्र इधर है B, और यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र इधर है कितना, B है। ठीक है ना। क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है, इधर हो या इधर हो, चुंबकीय क्षेत्र इधर और इधर इधर, ठीक है ना। ऐसे निकालेंगे, इधर निकालेंगे इधर साइड में। तो चुंबकीय क्षेत्र चाहे x ऋणात्मक हो चाहे x धनात्मक, चाहे x ऋणात्मक हो चाहे x धनात्मक हो, चुंबकीय क्षेत्र हमने धनात्मक ही लिया है क्योंकि इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है ना। और जैसा हम इस दिशा में चलते हैं ऐसा ही हम इधर चलते हैं, क्योंकि सिमेट्रिसिटी आती है भाई। वृत्ताकार लूप है तो उसके लेफ्ट और राइट तो दोनों सेम ही है, सेम ही मतलब ग्राफ लेफ्ट में और राइट में क्या सेम आएगा। ये P1 बिंदु मान लिया, क्या मान लिया, P2 बिंदु मान लिया। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंपटीशन और बोर्ड दोनों में हेल्प करेंगे, उसके लिए हम पॉइंट देख लेते हैं क्या है। देखो, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है, ठीक है ना, तथा अक्ष से दूरी बढ़ाने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाता है। x का मान बढ़ाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान घटता जाएगा। जब x का मान अनंत पर B का मान शून्य हो जाता है, जब x का मान अनंत हो जाता है तो B का मान शून्य हो सकता है। आप अगर इसको अगर शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे तो x = 0 पर क्या है, B मैक्सिमम है, x बढ़ेगा तो B की वैल्यू डिक्रीज होगी, ऐसे लिख सकते हैं। और x = इन्फानाइट, B कितना, 0। शॉर्ट नोट्स में लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। आगे देखो, x = ±r/2 पर आलेख की वक्रता शून्य होती है। वक्रता शून्य होती है, इन बिंदुओं को वक्र में P1 व P2 से दर्शाया गया है। इन बिंदुओं पर वक्रता में परिवर्तन होने के कारण, वक्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन। पहले इस तरह का था, अब ऐसे हो गया। वक्रता में परिवर्तन होने के कारण इन बिंदुओं को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। नति परिवर्तन बिंदुओं के लिए x अगर छोटा है r/2 से, मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे x का मान इस r/2 से कम है, मतलब यहाँ पर देखेंगे इस बिंदु पर, तो यहाँ पर क्या वक्रता क्या है, धनात्मक, पॉजिटिव। x = r/2 से छोटा है तो वक्रता क्या धनात्मक है, और x का मान r/2 से बड़ा है तो यहाँ पर वक्रता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, x जब छोटा है r/2 से वक्रता क्या धनात्मक होती है, और x का मान r/2 से बड़ा है पर वक्रता ऋणात्मक होती है, और x बराबर r/2 पर वक्रता का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर देखो पहले वक्रता क्या धनात्मक थी, और धनात्मक से कम होती गई P1 बिंदु पर 0 हो गई, और 0 के बाद क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई, मतलब यहाँ पर वक्रता परिवर्तित हो गई। ठीक है ना। तो ऐसा हम निकालते कैसे हैं, हमें B का फलन x के रूप में दिया हुआ है, जिस बिंदु पर dB/dx, जिस बिंदु पर dB/dx का मान नियत हो जाए और d2B/dx² का मान 0 हो जाए, उसी बिंदु पर उस वक्र की नति परिवर्तित होती है। ठीक है ना। तो आगे देखो मैं क्या दिया हुआ, ये पॉइंट्स हमें याद रखने क्या, कि जब dB/dx का मान 0 हो जाए और dB/dx का मान नियत हो जाए और d2B/dx² क्या हो जाए, 0 हो जाए, जिस बिंदु पर d2B/dx² 0 हो जाएगा, उस बिंदु पर नति परिवर्तित होगी। ऐसे बिंदुओं को हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद थर्ड देखते हैं, नति परिवर्तन बिंदुओं के मध्य दूरी कुंडली की त्रिज्या के बराबर होती है। ध्यान से सुनो, ये पॉइंट क्या कह रहा है, देखो अगर केंद्र और नति परिवर्तन के बीच की दूरी देखेंगे तो ये कितना है, r/2 है, ये भी कितना है, r/2 है, लेकिन दो नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी r/2 और r/2 कितना, r हो गई। ध्यान से सुनो, केंद्र और नति परिवर्तन के बीच की दूरी r/2 और दो नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, r हो जाएगी। तो एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, हमें r/2 याद रखता है, पूछ लिया एग्जाम में दो नति परिवर्तन के बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, हमें लगता है वो r/2 पर नति परिवर्तन होता है, हम r/2 कराएं तो गलत हो जाएगा। दो नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी r और केंद्र और नति परिवर्तन के बीच की दूरी कितना, r/2। हाँ तो बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, हेल्महोल्ट्ज कॉइल, हेल्महोल्ट्ज कॉइल या कुंडली। कॉइल को हिंदी में क्या कहते हैं, कुंडलिया कहते हैं। ये भी हमें नई बात समझ में आई। ठीक है। तो इसमें देखो हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या है, देखो इस तरह की दो कॉइल होती हैं, इस तरह की मान लेते हैं दो कॉइल हैं।
दोनों की त्रिज्या अगर समान है, इसकी भी त्रिज्या कितनी r है, इसकी भी त्रिज्या कितनी r है, दोनों के केंद्र समान अक्ष पर हैं और ये दोनों कॉइल क्या एक दूसरे के समांतर है, दोनों कॉइल एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों के केंद्र क्या एक ही अक्ष पर हैं, दोनों की त्रिज्या समान है, दोनों के अंदर प्रवाहित धारा I का मान भी समान है, दोनों के अंदर प्रवाहित धारा I की दिशा भी समान है। ऐसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। क्या क्या चीजें, दो वृत्ताकार लूप दिए हुए हैं जिनकी त्रिज्या भी समान है, इनमें प्रवाहित धारा भी समान है और धारा की दिशा भी समान है, और दोनों कुंडलियों के बीच की दूरी इनकी त्रिज्या के बराबर है। दोनों कुंडलियों के बीच दोनों कुंडलियों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्या के बराबर है। ऐसी कुंडली होती क्या, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बोर्ड में लिखने के लिए काम आएगी। दो समाक्षीय मतलब कोएक्सियल, एक ही एक्सिस पर है, तथा समान वृत्ताकार कुंडलियां। समान वृत्ताकार कुंडलियां मतलब उनकी त्रिज्या समान है, जिनमें समान परिमाण की विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा का परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है, तथा जिनके केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्या के समान हो, केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या के समान हो, तो इस प्रकार के व्यवस्थित कुंडलियों के युग्म को मतलब दोनों को मिलाकर हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल या हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां कहते हैं। अच्छा, इसका ऐसा बनाते क्यों हैं? क्योंकि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का उपयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगर हमें मान लो कहीं जरूरत है कि हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल लेंगे। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के जो बीच में जो एरिया होता है, जो स्पेस बचा है, उसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो देखो यहां पर हम वही हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल बना लेते हैं। इस तरह से मान लेते हैं, हमने दो कॉइल ले ली, ठीक है ना, इसकी भी त्रिज्या कितनी r है, इसकी भी त्रिज्या कितनी r है, इन दोनों की त्रिज्या r है और इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी भी कितनी r दी हुई है। ठीक है ना। अगर देखो इसको देते हैं हम क्या, कॉइल 1, ये क्या है कॉइल 2, इसको नाम दे दिया, इसको 1 दे दिया नाम, इसको क्या दे दिया 2 दे दिया। अब देखो यहां पर अगर हम 1 की बात करें, जिसकी 1 की बात करें, 2 को भी बना लेते हैं, 2 की बात थोड़ी देर में कर लेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों, ये बिंदु क्या है C1 और ये कितना है C2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी r है, तो इनका मिड पॉइंट कितना r/2 पर होगा। इन दोनों के मध्य की जो दूरी होगी ये कितना हो जाएगा r/2, ये भी कितना r/2 और ये भी कितना r/2, इन दोनों के बीच की दूरी r/2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना r दी गई। ठीक है। अगर यहाँ से इस कॉइल 1 की वजह से मान लेते हैं कितना B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब देखो इस कॉइल 1 में मान लो इस तरह से धारा I प्रवाहित हो रही है, इस कॉइल 2 में इस तरह से धारा I प्रवाहित हो रही है। दो में धारा की दिशा समान है, इसमें भी ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। तो अगर इस तरह से कॉइल 1 में धारा प्रवाहित हो रही है तो हम इस तरह से क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र इधर आएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र इसकी वजह से इधर B1 और इधर ही कितना B1, B1 की दिशा इधर है। B2 के लिए देखेंगे तो B2 के लिए भी इधर ही आएगा, ये दिशा किसकी है B2 और ये दिशा किसकी है B2, B2 की दिशा इधर होगी, B1 की दिशा भी इधर होगी। अब जब धारा की दिशा समान थी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी समान है, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो अगर B1 के लिए अगर हम ग्राफ बनाएं, किसके लिए B1 के लिए, ठीक है ना, तो देखो B1 के लिए ग्राफ बनाएंगे तो ये कितना r/2 है, यहां से लेके ग्राफ इस तरह से डिक्रीज होता है और उसके बाद क्या होता है, इस तरह से घटेगा, उसके बाद यहां पर इसका नति परिवर्तन होगा और नति परिवर्तन होने के बाद ये
इस तरह से चला जाता है। ठीक है ना, इधर भी सेम ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, B1 का ग्राफ बन गया। ये क्या हो गया, B1 मतलब कॉइल 1 की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कॉइल 2 की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो ये और ये मान बराबर ही आएंगे, क्योंकि दोनों ही सेम थे, धारा समान, त्रिज्या समान, तो यहाँ पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी समान हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये और यहाँ पर इस तरह से। ठीक है ना, इसके बाद क्या होगा, यहाँ से नति परिवर्तन होगा और नति परिवर्तन होने के बाद ये ऐसा चला जाएगा। यहाँ पर भी नति परिवर्तन होगा और नति परिवर्तन होने के बाद ये इस तरह से चला जाएगा। ये B1 और ये किसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र है, कॉइल 2 की वजह से। इसको हमने कॉइल क्या मान लिया, B2। अब ध्यान से देखें, जब हम केंद्र C1 से C2 की तरफ जाते हैं, इसको मानते हैं C1, इसको क्या मानते हैं, C2। जब C1 से C2 जाएंगे तो हम यहां से इधर जा रहे हैं, तो B1 का मान घट रहा है और B2 का मान बढ़ रहा है। जितना मान B1 का घटता उतना ही मान B2 का बढ़ जाता लगभग। हम यहां से इधर जा रहे हैं, हम अपने प्रेक्षण बिंदु को C1 से C2 पर ले जा रहे हैं। यहां से देखें तो इसका मान घटा, तो देखो इसका मान यहां से बढ़ गया, पहले यहां पर था इतना बढ़ गया मान, फिर और आगे लेके इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ जाएगा, और यहां पे आते आते दोनों के मान बराबर हो जाते हैं। और ये बिंदु क्या है, R/2। इससे यहां से R/2, इससे भी इधर कितना, R/2। उसके बाद इस तरह से घटता जाएगा। तो देखो जब हम C1 से C2 पर जाएंगे तो देखो ये B1 का मान घटता जा रहा है और B2 का मान बढ़ता जा रहा है, और इन दोनों के बीच में कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो B1 की दिशा और B2 की दिशा समान है। ये एकांक सदिश का दिशा को बताता है। B1 और B2 दोनों की दिशा समान है, तो अगर मुझे B कुल निकालना है तो क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। हालांकि B1 और B2 क्या सदिश राशि है, तो सदिश योग होना चाहिए, लेकिन सदिश योग में अगर दोनों सदिशों की दिशा समान हो, क्या डायरेक्ट परिणामी इनका परिमाण निकालना तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो इनको हम क्या डायरेक्टली जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो परिमाण आ जाएगा। तो B कुल कितना हो जाएगा, B1 प्लस B2। और हमें यह भी समझ में आ रहा है कि C1 से लेकर C2 तक लगभग क्या समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने वाला है। ठीक है ना, यहां पर हम बनाते हैं क्या, B कुल। ये क्या निकल गया है, B कुल। ठीक है, तो ये B कुल का मान होता है वो यहां तक तो समान होता है, लगभग यहां तक क्या है, लगभग मान समान ही है, और उसके बाद ये घटता जाता है। ये क्या निकल के आया, कुल चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ। क्योंकि कुल चुंबकीय क्षेत्र का B1 प्लस B2, B1 घट रहा है, B2 बढ़ रहा है, तो कुल तो बराबर ही रहेगा। जैसे मान लो ये कितना 8 था, ये 2 था, ये 8 से 7 हो गया, ये 2 से 3 हो गया, तो योगफल तो 10 ही रहा ना। तो इन दोनों का योगफल हमेशा क्या लगभग समान रहता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जहां पर भी हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है तो उसके बीच में एक हेल्महोल्ट्ज कॉइल या हेल्महोल्ट्ज कुंडली लगा देते हैं। ठीक है ना, आगे थ्योरी देख लेते हैं जिससे हमें एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प करेगी। जब हम कॉइल 1 के केंद्र से कॉइल 2 के केंद्र की तरफ जाते हैं, जब हम कॉइल 1 से कॉइल 2 की तरफ जा रहे हैं, तो कॉइल 1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मतलब B1 का मान घटता जाता है, तथा कॉइल 2 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मतलब B2 का मान बढ़ता जाता है। B1 का मान घटता जाता है, B2 का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार दोनों कुंडलियों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है। तो इनके मध्य का चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहा। ये तो हमने थ्योरेटिकल निकाला। अब हम यहां पर निकाल लेते हैं कि इसका जो एक समान लगभग एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो मान निकालने के लिए देखो, इस कॉइल अगर मैं यहां पर निकाल लूं, B1 निकालूं, यहां पर B2 निकालूं, B1 B2 का सेम निकल के आएंगे, दोनों को जोड़ दूं। भाई इसकी वजह से देखो, C1 की वजह से R/2 दूरी पर
और C2 की वजह से भी कितना r/2 दूरी पर, ठीक है ना। तो यहां पर लिखते हैं क्या, दोनों कुंडली या कुंडलियों के केंद्र के मध्य चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के केंद्र के बीच में अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो यहां से x हो जाएगा r/2, ये भी x कितना हो जाएगा r/2, तो x कितना हो जाएगा r/2। कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र B नेट कितना है, B1 प्लस B2, ठीक है ना। सदिश योग होगा, लेकिन अगर दिशा समान है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। यहां से B नेट लिखा, B1 होता है म्यू नॉट I r² 2 r² प्लस x² की होल पावर 3/2। x की जगह पर क्या हम r/2 लिख दें, r² प्लस x² की होल पावर 3/2 प्लस B2 कितना, म्यू नॉट I r² 2 r² प्लस r/2 कितना, x का होल स्क्वायर, इसकी पावर कितना 3/2। ये कुल भी आ जाएगा। क्या दोनों के परिमाण ही समान है, कि दोनों में धारा समान है, दोनों की त्रिज्या समान है और x समान है, तो ये क्या डबल हो जाएगा। यहां से डबल कर लेते हैं, तो देखो यहां से B नेट निकल के आएगा कितना, 2 टाइम्स म्यू नॉट I r² 2 r² प्लस r/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, r² 4 की पावर 3/2, ये हो जाएगा कितना, B नेट इक्वल टू 2 से 2 मर गया, ये बचा म्यू नॉट I r² प्लस r² 4, तो ये हो जाएगा कितना, 5/4 r² की पावर 3/2, ठीक है। यहां से B नेट निकालेंगे तो B नेट हो जाएगा कितना, म्यू नॉट I r² 5/4 की पावर 3/2 और r² की पावर 3/2। r² की पावर अगर हम 3/2 करेंगे तो r की पावर 3 हो जाएगा। ये हो गया, देखो ये 1/5/4 है, तो ऊपर जाके हो जाएगा कितना, 4/5 की पावर 3/2 म्यू नॉट I r² r की पावर 3। ये r² से r की पावर 3 क्या r टाइम्स कट जाएगा। देखो यहां से B नेट कितना निकल के आएगा, B नेट इक्वल टू ये जाएगा कितना, 4/5 की पावर 3/2 म्यू नॉट I/r। ये कुल चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया। ये कुल चुंबकीय क्षेत्र यहां से लेके यहां तक लगभग समान रहने वाला है। यहां से अगर हम बात करते हैं 4/5 की घात 3/2, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये लगभग मान निकल के आता है B नेट का 0.716। इसका मान कितना, लगभग 0.716 म्यू नॉट I/r, ये मान निकल के आता है। तो ये मान हमें याद रखना है, कितना निकलता है, 0.716 म्यू नॉट I/r, ठीक है। अब देखो इसमें मैं अगर 2 का गुणा 2 का भाग दे दूं, 2 का गुणा 2 का भाग दे दूं, तो देखो B नेट कितना हो जाएगा, 0.716 गुणा 2, तो 2 का भाग भी देना होगा, म्यू नॉट I/2r। और ध्यान से देखो म्यू नॉट I/2r क्या है। अगर कोई वृत्ताकार क्या है, कॉइल है, वृत्ताकार कोई सर्कुलर कॉइल है, उसकी त्रिज्या r है और उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। मैं एक कॉइल की बात कर रहा हूं। अगर कोई सिंगल एक कॉइल है जिसकी त्रिज्या r है और जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट I/2r, ठीक है ना। तो यहां से क्या लिखेंगे, B नेट, क्या लिखेंगे, B नेट इक्वल टू, इनका गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 2
कैरी 1, 2 1 2 1 3, तो ये जाएगा 14.32, 14 दशमलव नहीं 1.432 बी केंद्र। ये क्या निकल के आया? बी नेट का मान। हमें दोनों तरीके से याद होना चाहिए। एक तो ये याद होना 0.716 म्यू नॉट आई अपॉन आर, और केंद्र के रूप में लिख रहे हैं तो 1.432 बी और कितना केंद्र पर। ठीक है। हाँ तो देखो बच्चों, अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है जहां चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 1/8 गुना है। मतलब यहाँ पर कोई वृत्ताकार कॉइल है, इसके केंद्र से हमें इसकी अक्ष पर दूरी निकालनी है। केंद्र से यहाँ लिखते हैं क्या? अक्ष पर। ठीक है ना। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर के चुंबकीय क्षेत्र का 1/8 गुना है। मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B0/8। कब? जब केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है? B0 है। ठीक है ना। हमने सूत्र पढ़ा था B = B0/1 + x² / r²⁵ ऐसा हमने एक सूत्र निकाला था जब केसेस किए थे, तो केसेस के बीच में इस टाइप का निकाला था। ठीक है ना। B कितना है? B0/8। ये कितना है? B0/1 + x² / r², x² / r²⁵ ठीक है ना। यहाँ पे माना क्या है? त्रिज्या r है, या दिया है क्वेश्चन में क्या है? दिया है त्रिज्या कितनी है? r है। ठीक है ना। तो ये B0 से B0 कट जाएगा। ये 1/8 बराबर 1/1 + x² / r²⁵ तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 1/2⁵ 8 को कितना? 2⁵ लिख लिया। और ये कितना हो जाएगा? 1/1 + x² / r²⁵ ठीक है। ये हो जाएगा 2⁵ = 1 + x² / r²⁵ ये 3 कट जाएगा। ये 1/2 है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा कितना? 1 + x² / r²। इसकी पावर कितना? 1 हो जाएगी। 1 को उधर ले आए तो 3 = x² / r²। यहाँ से x² कितना? 3r², या x हो जाएगा कितना? ±√3r। x = ±√3r। यहाँ से √3r डिस्टेंस पर या दूरी पर जाएंगे तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 1/8 गुना निकल के आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें दिया डायरेक्शन ऑफ करंट सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है। इसमें भी क्या इस तरह से करंट फ्लो रहा है, इसमें भी इसी तरह से करंट फ्लो रहा है। तो दोनों पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बराबर समान हो जाएगी। जब दोनों में क्या धारा समान जा रही है, समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो दोनों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। हमें निकालना है BP का मान निकालना। B मतलब चुंबकीय क्षेत्र किस पर? B पर। मतलब P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। इस BP हमें फाइंड करना है, मतलब P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? 2। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना मान लेते हैं? B1। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना मान लेते हैं? B2। ठीक है ना। क्योंकि दोनों के लिए देखें तो डायरेक्शन इसके लिए भी इधर, इसके लिए भी इधर, तो दोनों की वजह से डायरेक्शन इधर होगी। तो देखो B हो जाएगा कितना? BP = B1 + B2। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2, B = μ0I/2, μ0I/r²। इसका रेडियस कितना है? 2r, तो 2r का होल स्क्वायर, μ0I
आर स्क्वायर मतलब कितना 2r का होल स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना यहाँ से यहाँ तक 3r, इसकी टोटल पावर कितना 3/2। हमने फॉर्मूला लगाया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर r क्या है 2r और x कितना है 3r, इसके सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस कितनी 3r है, प्लस V2 निकालेंगे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा कितना म्यू नॉट आई कितना √2r रेडियस दिया है √2r का स्क्वायर अपॉन 2 √2r का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी r स्क्वायर की पावर कितना 3/2। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करने के लिए देखो 2 का स्क्वायर 4/2 2 आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, इसको हमने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर आया था, ये 2 एक पावर कटेगी तो ऊपर कितना बचेगा 2/2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर और 9r स्क्वायर, तो 13r स्क्वायर हो गया 13r स्क्वायर, इसकी पावर कितना है 3/2 प्लस म्यू नॉट आई आर स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 और 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना बचेगा 1/, ये 2 तो कट ही गया था, √2 का स्क्वायर 2 तो 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, इसकी पावर कितना 3/2। ये क्या आ जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह का, 2 सर्किल दिए हुए हैं, अंदर वाले सर्किल में कितना I करंट फ्लो हो रहा है, बाहर वाले सर्किल में कितना 2I करंट फ्लो हो रहा है, अंदर वाले की रेडियस r/2, बाहर वाले की रेडियस कितना r, और B0 निकालना है। B0 मतलब O पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ से देखो B0 क्या हो जाएगा, वही B1 प्लस B2, ये कितना है 1 ये 2 मान लेते हैं इस तरह से, तो B1 क्या सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I/2r, म्यू नॉट फर्स्ट के लिए करंट कितना है 2I, म्यू नॉट I/2, r कितनी इसकी रेडियस r, प्लस B2 निकालेंगे तो B2 हो जाएगा कितना म्यू नॉट I, इसमें करंट कितना I फ्लो हो रही है अपॉन 2, r कितना है इसका r/2, ठीक। ये 2 से 2 मर गया और ये 2 से ये 2 मर गया, तो ये बचा कितना म्यू नॉट I/r प्लस म्यू नॉट I/r, ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट I/r। कितना मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया 2 म्यू नॉट I/r। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में देखो क्या है, यहां पर देखो अंदर वाला जो सर्किल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है और बाहर वाले सर्किल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो हो रही है। इसमें क्लॉकवाइज करंट, इसमें क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो यहां से देखो B हो जाएगा, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, B0 हो जाएगा कितना B1 माइनस B2 मान लेते हैं, B1 वाले को ज़्यादा मान लेते हैं, B2 को कम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो B1 माइनस B2 करेंगे तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर B1 की तरफ मान रहे हैं भाई, तो हमने B1 माइनस B2 किया है तो B1 वाला पॉजिटिव लिया है, और अगर करंट B1 में इस तरह से करंट फ्लो हो रही है तो मतलब बाहर की डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। इसमें हमने कहाँ निकाला था, देखो B1 की वजह से भी कितना अंदर और B2 की वजह से भी कितना अंदर, तो ये क्या लिखेंगे हम अंदर की ओर, अंदर की ओर। लेकिन इसमें हम B0 निकाल रहे हैं, ये क्या है B1 माइनस B2। B1 क्या है, इसको देखेंगे तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है बाहर की तरफ, और इसको हमने अंदर लिया तो हमने बाहर की तरफ को धनात्मक माना, तो ये क्या हो जाएगा बाहर
की ओर। ये करंट किधर है? बाहर की तरफ है। अब V1 की वैल्यू देखते हैं, म्यू नॉट I अपॉन 2, इसकी रेडियस कितनी है R, माइनस म्यू नॉट I अपॉन 2, रेडियस कितनी है? अच्छा ये R ये 2R, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये इसको क्या कर लेते हैं, इसको 2R कर लेते हैं, इसको R कर लेते हैं, बाहर वाले को 2R कर लेते हैं, इसको R कर लेते हैं। तो म्यू नॉट I अपॉन 2, बाहर वाले की रेडियस कितना? 2R, ठीक है ना। और अंदर वाले की रेडियस म्यू नॉट I अपॉन 2R, ठीक है। बाहर वाले की रेडियस 2R, अंदर वाले की रेडियस कितना? R, ठीक। अब देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? म्यू नॉट I अपॉन 4R माइनस के म्यू नॉट I अपॉन 2R। अब देखो माइनस का ज़्यादा प्लस का कम है, तो आंसर आएगा माइनस के म्यू नॉट I अपॉन 4R। ये किधर? बाहर की तरफ था, बाहर की ओर। ये भी क्या है? बाहर की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ से बी नॉट हो जाएगा, अगर माइनस को हटाएंगे तो डेट इज म्यू नॉट I अपॉन 4R किधर हो जाएगा? अंदर की ओर, ठीक है ना। अगर माइनस आ रहा है तो इसकी दिशा बदलने किधर हो जाएगा? अंदर की ओर। तो इसके केंद्र पे जो कुल मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, वो किधर होगा? अंदर की डायरेक्शन में होगा। हाँ तो देखो आगे क्या है, यहाँ पर दो कॉइल दे रखी हैं, दोनों का रेडियस कितना? R है, इसका भी रेडियस R है, उसका भी रेडियस कितना? R है, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखी हुई है, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाली कॉइल है, ये क्या है? सेकंड वाली कॉइल है, ठीक है ना। हमें इसके सेंटर पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इसके सेंटर पर मैं B नॉट निकालना है। B नॉट मतलब इसके सेंटर O पर निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो B नेट निकालेंगे तो B नेट कितना आएगा? B1 प्लस B2, B1 प्लस B2। B1 की हम बात करें तो B1 हमने क्या माना है? जो पहली वाली कॉइल है इसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन, और B2 क्या माना है? सेकंड वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। तो देखो B1 की अगर हम बात करेंगे तो B1 इसकी वजह से, इसमें देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, तो इस तरह से करें तो करंट यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? एक्स डायरेक्शन में होगी। अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो यहाँ से करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन किधर है? एक्स की डायरेक्शन में। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? म्यू नॉट I अपॉन 2R, कितना? म्यू नॉट I अपॉन 2R। इसकी डायरेक्शन किधर है? I कैप की डायरेक्शन, ठीक है। B2 की बात करेंगे, B2 तो B2 के लिए देखो इसमें करंट क्या ऐसे फ्लो हो रही है, इधर से करंट जा रही है, इधर से निकल रही है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ऊपर की डायरेक्शन में होगी। तो B2 की डायरेक्शन किधर है? J मतलब Y की डायरेक्शन में, J कैप की डायरेक्शन में। और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना? म्यू नॉट I अपॉन 2R। यहाँ से हम अगर B नेट निकालेंगे, मतलब इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट, तो ये B नेट हो जाए कितना? म्यू नॉट I अपॉन 2R I कैप प्लस म्यू नॉट I अपॉन 2R J कैप, ठीक है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, B नेट का मैग्नीट्यूड, या पहले B नेट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो म्यू नॉट I अपॉन 2R को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या ले लिया? म्यू नॉट I अपॉन 2R को कॉमन ले लिया। ये कितना बचा? I कैप प्लस J कैप, ठीक है ना। अब यहाँ से B नेट का अगर मैग्नीट्यूड निकालें, B नेट का मैग्नीट्यूड, तो ये कितना? म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये तो बाहर आ गया। I कैप प्लस J कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा B नेट का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट I
अपॉन 2r इंटू √2। ठीक है, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन √2r। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। वैसे अगर हम देखें तो इसकी देखो b1 की डायरेक्शन किधर है, ये इस डायरेक्शन में कौन है b1, और ऊपर की डायरेक्शन में कौन है b2, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, b नेट निकल के आएगा। चुंबकीय जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें क्या वेक्टर एडिशन होगा, तो वेक्टर के फॉर्म में लिखा, उसको वेक्टर की तरह से हमने ऐड कर दिया। हाँ, तो देखो अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, धारावाही वृत्ताकार चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई इस तरह से कोई वृत्ताकार चाप दिया हुआ है, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से जो वृत्ताकार चाप दिया हुआ है, तो इस वृत्ताकार चाप में आई धारा प्रवाहित हो रही है, और ये चाप के जो दोनों सिरे हैं इनको केंद्र से अगर मिलाएं, ये क्या है, केंद्र है, तो ये त्रिज्या r हो जाएगी। तो ये यहाँ पर कोण कितना बनाते हैं, थीटा बनाते हैं। ठीक है ना, तो हमें इस धारा के कारण यहाँ से यहाँ तक जो धारा आ रही है, इसकी वजह से केंद्र पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इसके लिए हम क्या करें, देखो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमने केवल एक ही नियम पढ़ा अभी तक, बायो-सैवर्ट का नियम। तो यहाँ पे लिखेंगे बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार, बायो-सैवर्ट के नियमानुसार, बायो-सैवर्ट के नियमानुसार क्या नियम है, dB क्या होता है, म्यू नॉट। अच्छा, बायो-सैवर्ट का जो नियम है वो क्या करंट एलिमेंट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बताता है, और करंट एलिमेंट हमने यहाँ पे मान लिया कितना, इसकी लेंथ अगर dl है तो उसका करंट एलिमेंट हो गया IdL, और करंट एलिमेंट और इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या, इसकी रेडियस ही होगी, इसकी त्रिज्या ही होगी r, और यहाँ पर कोण कितना है, 90 डिग्री। इस करंट एलिमेंट और केंद्र के बीच की दूरी और करंट एलिमेंट के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या, 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बायो-सैवर्ट के नियमानुसार करंट एलिमेंट धारा तत्व के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो करंट एलिमेंट की वजह से बहुत छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र आएगा, चलो मैं dB लिख लिया। dB कितना, म्यू नॉट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IdL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, और थीटा कितना, 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लग देते हैं, 90 डिग्री। dB हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IdL साइन 90 अपॉन r स्क्वायर। साइन 90 का मान कितना, 1 होता है, तो यहाँ से dB हो जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IdL अपॉन r स्क्वायर। ये छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकला। मुझे क्या इस पूरे चाप की वजह से केंद्र पर निकालना है, तो चाप से निकालने के लिए मैं छोटे छोटे करंट एलिमेंट लेते जाऊंगा, और इन सभी करंट एलिमेंट की वजह से केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उनको जोड़ता जाऊंगा। जोड़ने का काम कौन करता है, समाकलन करता है, तो इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या सारे करंट एलिमेंट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का योग हो जाएगा, और जोड़ने का काम करता है समाकलन, तो समाकलन कर दिया। समाकलन कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IdL अपॉन कितना, r स्क्वायर। ठीक है, जो जो चीज़ नियत है उनको समाकलन से बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या यहाँ से यहाँ तक जो धारा प्रवाहित हो रही है I, ये I नियत है। उसके बाद अगर तत्व को बदलते हैं लेकिन त्रिज्या तो r ही रहने वाली है, इस करंट एलिमेंट और केंद्र के बीच की दूरी तो हमेशा क्या r ही रहने वाली है, तो r भी नियत है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पहले से नियत होता है। तो B हो जाएगा कितना,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर समाकलन dl, और समाकलन की लिमिट 0 से लेके l तक। कैसे लगाएं लिमिट? यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम कितना मान लेते हैं l। इस चाप की जो लंबाई है वो चाप की लंबाई हमने कितनी मान ली? l। ठीक है ना? तो यहाँ से जब इंटीग्रेट करेंगे तो b हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर dl का समाकलन l और l की लिमिट l माइनस 0, तो कितना l ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रख दिया? l रख दिया। ठीक है ना? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। अब ये l क्या है? चाप की लंबाई। हमें एक सूत्र पता है क्या? कोण बराबर क्या? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अगर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है तो थीटा हो जाएगा कितना? l अपॉन आर। यहाँ से l कितना हो जाएगा? r थीटा। l का मान क्या रख देते हैं? r थीटा। तो b हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और l कितना हो जाएगा? r थीटा। आर स्क्वायर से एक पावर कट जाएगी, यहाँ से b हो जाएगा कितना? म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। ये चुंबकीय क्षेत्र निकला चाप के कारण केंद्र पर। क्या? चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, ये मान आ जाएगा। अच्छा, अगर ये मान लो पूरा चाप के एक वृत्त है, चाप को हम पूरा मान लें वृत्त, तो ये कोण कितना हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई। भाई पूरा कोण कितना? 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई अगर कोण है तो यहाँ से b निकालेंगे तो म्यू नॉट आई थीटा कितना? 2 पाई अपॉन कितना? 4 पाई आर। 2 पाई से 4 पाई का 2 टाइम्स कट जाएगा, तो b कितना निकल जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। क्या ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं? किसी वृत्त की वजह से उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होता है। यस, ऐसा हम पढ़ चुके हैं और 2 बार पढ़ चुके हैं। एक बार हमने केंद्र अक्ष पर क्या चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, और फिर x को 0 किया था तब केंद्र पर पहुंचे थे, तो केंद्र पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर ही निकला था। और एक बार हम वृत्त के लिए डायरेक्ट डेरिवेशन कर चुके हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखें क्या? संपूर्ण वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। संपूर्ण वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो कितना? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। सही निकल रहा है इस फॉर्मूले से। अगर सही निकल रहा है, इस फॉर्मूले से ये चीज़ सही आ रही है, मतलब ये फॉर्मूला क्या है? एकदम करेक्ट है।